हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर लेक्चर। समझने की बात है कि हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिस्कशन किया था, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कही थी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया था, जो कि हाइपोथेटिकल कांसेप्ट था, इमेजिनरी कांसेप्ट था। हमने फील्ड लाइंस देखी तो है नहीं, लेकिन हम कंसेप्चुलाइज करते थे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। ठीक है, तो एक तरीके से हम देखते थे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोपगेशन किस हिसाब से है, किस तरीके से है, उसे विजुअलाइज करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करते थे। आज एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए तरीके के साथ हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फ्लो को विजुअलाइज करने वाले हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले आपको स्ट्रीमलाइन का कंसेप्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हमने लास्ट ईयर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा था और फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था कि फ्लूइड जो है वो स्ट्रीमलाइंस की फॉर्म में फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो हमने वहां पर एक बात और कही थी कि एक गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है लिक्विड का वो पास होता है। सेम तरीके से आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, जो कि हमें बताएगा कि एक गिवन सरफेस से, एक गिवन एरिया से, एक गिवन पॉइंट के अराउंड कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो फ्लो हो रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फ्लो को कंसेप्चुलाइज करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा एरिया के बारे में। ठीक है, कोई भी सरफेस एरिया है, कोई भी एरिया है आपके पास, तो एरिया को यूजुअली हम क्या मानते हैं? एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप लोग पढ़ते हुए आए हैं कि एरिया को हम स्केलर क्वांटिटी मान के काम कर रहे थे आज तक। लेकिन अब यहां के बाद हम एरिया वेक्टर के साथ, इनफैक्ट हम एरिया वेक्टर के साथ डील कर रहे होंगे, व्हिच मींस a direction is associated with a surface, a direction is associated with an area element। तो एक एरिया के साथ जब हम कोई डायरेक्शन एसोसिएट कर देंगे तो हम उसे कहेंगे एरिया वेक्टर। क्या कहेंगे? एरिया वेक्टर। तो सबसे पहला जो आज का डिस्कशन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है एरिया वेक्टर के ऊपर। देखिए, ये जो आज का डिस्कशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, वो मोर कंसेप्चुलाइजिंग है। खुद से आपको कंसेप्चुलाइज करना होगा और कन्विंस करना होगा कि भाई अच्छा इस तरीके से भी होता है। ठीक है, बिल्कुल नया कंसेप्ट है आप लोगों के लिए, तो इसे ध्यान से समझिएगा। इवन आपका जो बेसिक फंडामेंटल है वो भी चेंज हो गया कि एरिया को अभी तक तो आप स्केलर मानते हुए आए थे, अब अचानक से वेक्टर मानने के लिए आपको फोर्स किया जा रहा है। ठीक, अब एरिया वेक्टर क्या है समझिएगा। कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, कोई भी एरिया है, तो उसके साथ हम एक वेक्टर एसोसिएट करते हैं। ठीक है, जाने अनजाने ही सही आपने एरिया वेक्टर कैलकुलेट कर रखा है। अब कहां कैलकुलेट कर रखा है मैं आपको बताऊंगा कुछ टाइम के बाद, लेकिन अभी देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल जो है वो इसी व्हाइट बोर्ड की प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, इट लाइज इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, प्लेन ऑफ बोर्ड में ही ये लाई कर रहा है। ठीक है, तो और लेटर से मैंने कह दिया कि इसका जो रेडियस है वो आर है। हम इस सर्कल के साथ अपन एक एरिया वेक्टर एसोसिएट कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एक तो होगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और उसके साथ उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, व्हिच इज ए कैप। अब समझिए, मान लेता हूं दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस ऑब्वियसली कहां होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। फाइन। अब अगर मैं कहूं कि इसके साथ मैं एक एरिया वेक्टर एसोसिएट करना चाहता हूं, तो एरिया वेक्टर जो है वो कहां पॉइंट करता है? रिमेंबर, एरिया वेक्टर ऑलवेज पॉइंट्स, इट ऑलवेज पॉइंट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या करेगा ये? जो आपका सरफेस एरिया है उसके परपेंडिकुलर पॉइंट कर रहा होगा। इसका मतलब है कि वो z एक्सिस में होगा। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक शीट ऑफ पेपर भी है। ठीक है, मान लीजिए ये शीट ऑफ पेपर है, तो इसके साथ जो एरिया वेक्टर एसोसिएटेड होगा वो या तो बाहर की तरफ जा रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा, आउटवर्ड पॉइंटिंग होगा, या फिर इनवर्ड पॉइंटिंग होगा। अगर एरिया वेक्टर को ऐसा रख दिया जाए, सरफेस को ऐसा रख दिया जाए, तो इसके साथ एसोसिएटेड एरिया वेक्टर कहां चला जाएगा? अलोंग एक्स एक्सिस। इट कैन आइदर बी पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स। अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अभी केवल आपको ये बता रहा हूं कि एरिया के परपेंडिकुलर क्या होगा? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी।
सो ए कैप जो है यहाँ पर कहां पर लाई कर रहा होगा, जेड एक्सिस के अलोंग। अब देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर मैं एरिया वेक्टर लिखना चाहूँ ना, तो एरिया वेक्टर में एक तो इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और साथ ही साथ हमें क्या लिखना होगा, इसकी डायरेक्शन लिखनी होगी। डायरेक्शन कहां लाई करेगा, ये अलोंग जेड एक्सिस लाई करेगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि आप इसमें पॉजिटिव कैसे लेंगे और नेगेटिव, मतलब प्लस के कैप लेना चाहिए या माइनस के कैप, इसकी बात नहीं की है। तो अब एक बात समझिए आप, एरियाज जो है ना वो दो टाइप के, सरफेसेस दो टाइप्स के हो सकते हैं आपके पास। एक सरफेस जो है वो ओपन सरफेस हो सकता है, जैसे कि ये सर्कल जो बनाया था मैंने, ये जो सरफेस बनाया था, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सरफेस। ठीक है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सरफेस। और जब भी हमारे पास कोई ओपन सरफेस होगा, तो ओपन सरफेस के साथ जो एसोसिएटेड एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा एंड इट में लाई इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका एरिया था जो कि पाई आर स्क्वायर था, तो इस एरिया वेक्टर को देखिए, अब जो परपेंडिकुलर है वो z एक्सिस में लाई कर सकता है, तो द एरिया कैन आइदर बी प्लस का k कैप या फिर आप पाई आर स्क्वायर माइनस k कैप भी लिख सकते हैं। दोनों चीजें एक्सेप्टेबल हैं और दोनों करेक्ट हैं। सो फॉर ओपन सरफेसेस area vector can lie in any direction, it can be outward as well as inwards, remember this। open surface में आपको इतनी छूट होती है, both are correct, okay, but sometimes we encounter closed surfaces। ठीक है, हमारे पास किस टाइप के सरफेसेस होते हैं, क्लोज्ड सरफेसेस होते हैं। ऐसे केस में जो एरिया वेक्टर है, तो देखिए यहाँ पर जो एरिया ओपन के लिए क्या था आपके पास, क्रॉस में भी आपको नोटेशंस पता होने चाहिए। ठीक है, क्रॉस का मतलब है इनवर्ड जा रहा है, क्रॉस इज इनवर्ड्स, और अगर मैंने डॉट लगा दिया तो डॉट मींस आउटवर्ड्स। तो यहाँ जो एरिया वेक्टर है वो क्रॉस में भी हो सकता है या फिर डॉट में भी हो सकता है, बोथ आर एक्सेप्टेबल। ओके, फॉर क्लोज्ड सरफेसेस, अगर सरफेस क्लोज्ड है, मान लीजिए क्लोज्ड सरफेस कैसा हो सकता है, एक स्फीयर हो सकता है। ठीक है, एक स्फीयर एक क्लोज्ड सरफेस है, और साथ ही साथ मान लीजिए कोई एक क्यूब है, ये भी एक क्लोज्ड सरफेस का एग्जांपल है। ठीक है, दिस इज बोथ आर क्लोज्ड सरफेसेस। ओके, दिस इज a sphere and this is a cube। तो इसके साथ एसोसिएटेड जो एरिया वेक्टर होगा, तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा इन आउटवर्ड डायरेक्शन। रिमेंबर दिस, क्लोज्ड सरफेस के लिए the area vector will be perpendicular to the surface in outward direction, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करता हुआ मिलेगा। ये मैंने कन्वेंशन नहीं बनाया है, ऐसा ही कन्वेंशन लिया गया हर जगह, तो आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, तो सपोज अगर मेरे को यहाँ इस जगह पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा, एंड नॉर्मल विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर। तो सेंटर से पास करता हुआ आपको नॉर्मल कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, एन कैप से रिप्रेजेंट कर दिया। इस जगह पे बनाना है तो फिर से अगेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पर सो आउटवर्ड डायरेक्शन में। हर जगह आपको कहां मिलना चाहिए एरिया वेक्टर, आउटवर्ड डायरेक्शन में। इस तरीके से क्यूब की बात करूं तो ये वाला जो सरफेस है, मान लीजिए ये वाला सरफेस है, तो इसके लिए आउटवर्ड डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। इस फेस के लिए क्यूब के पास 6 फेसेस हैं, 6 सरफेस एरियाज हैं, तो हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक फेस के लिए जो एरिया वेक्टर है वो अलग अलग होगा। ठीक है, इसके लिए एरिया वेक्टर यहाँ पॉइंट करेगा, इस वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर डाउनवर्ड पॉइंट करेगा, इस वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ठीक है, ये एरिया वेक्टर हो गया। ये सामने वाला जो फेस है उसके लिए एरिया वेक्टर बाहर आएगा। ठीक है, और जो पीछे वाला सरफेस है उसके लिए एरिया वेक्टर इनवर्ड जाएगा। तो आपको ये छोटी मोटी बातें सारी याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आप किस तरीके से लेंगे। एक और एग्जांपल, अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमें तो पता चल गई कि इनवर्ड्स भी हो सकती है, आउटवर्ड्स भी हो सकती है फॉर ओपन सरफेस, whereas for closed surface it will always point in outward direction। एक बात और समझिए, अब मैथमेटिकली इसे कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली लिखने का तरीका क्या है, देखिए इसको मैं एक एग्जांपल की फॉर्म में लेता हूं। मान लीजिए कि आपके पास कुछ एरिया एलिमेंट जो है वो कुछ ऐसा था, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं बना है। ओके, मान लीजिए ये फेस है, स्क्वायर फेस है। ठीक है, ये दिस इज अ स्क्वायर, लग नहीं रहा है लेकिन आप मान लीजिए अभी, जिसकी साइड जो है वो 10 मीटर है, इसकी साइड जो है वो कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। ये हो गया आपका ओरिजिन,
ठीक है, ये दूरी भी 10 मीटर है, ये सारे ऑल द साइड्स आर ऑफ 10 मीटर ईच। आपसे मैंने पूछ लिया कि राइट डाउन द एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर कैसे लिखा जाए? अब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले आपसे लेक्चर में मैंने यही कहा था, आपसे कहा था कि एरिया वेक्टर आप पढ़ चुके हैं, निकाल चुके हैं, बट आपको याद नहीं होगा। कहाँ नहीं याद होगा? देखिए, आपको क्रॉस प्रोडक्ट जब पढ़ाया गया था 11th स्टैंडर्ड में, आप वेक्टर्स पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो वहां पर एक चीज थी, क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन जब हम पढ़ते थे तो आपसे एरिया निकलवाते थे, ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया निकलवा लेते थे, उसके लिए दो एडजेसेंट साइड्स देते थे, दो एडजेसेंट साइड्स दिए जाते थे, कभी कभी डायगोनल दे दिए जाते थे, और कभी कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकलवाया जाता था, ठीक है। तो जब आपसे वहां पर एरिया निकलवाया जाता था ना, तो एक्चुअली आप एरिया कैसे निकालते थे? एल क्रॉस बी से, ठीक है। आप कैसे निकालते थे? एल क्रॉस बी से। एल क्रॉस बी क्या होते थे? एडजेसेंट साइड्स होते थे। क्या होते थे? एडजेसेंट साइड्स। या फिर मैं अगर ऐसा कह दूं कि मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम का, ठीक है, ए बी सी डी, तो अगर आपको इसका एरिया लिखना है ना, तो आप एरिया कैसे लिखते थे? ए बी क्रॉस ए डी कर देते थे, और उसका मैग्नीट्यूड निकाल के आप स्क्वायर यूनिट्स में आंसर दे देते थे, ठीक है। ये आप एक्चुअली करते थे, लेकिन अब आप ये समझिए कि एरिया यहाँ पर आप केवल मॉड ले लेते थे ना, मॉड्यूलस ले लेते थे, मैग्नीट्यूड बता देते थे, इसके साथ कुछ डायरेक्शन भी तो रही होगी, आंसर कुछ आई कैप जे कैप के कैप में आता था, आप केवल मैग्नीट्यूड निकाल देते थे, क्योंकि उस टाइम इतनी समझ नहीं थी। इसका मतलब है एरिया को भी वहां पर क्या था? एक वेक्टर की फॉर्म में लिया गया था। तो एरिया इज आल्सो अ वेक्टर एलिमेंट। नाउ अब कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। अगेन एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं? ए बी क्रॉस एडी से, याद रखना इसको, ए बी क्रॉस एडी से आप एरिया निकालेंगे। मान लेते हैं कि ये एंगल मुझे दिया हुआ है 37 डिग्री, मान लीजिए ये एंगल जो है वो 37 डिग्री है, तो मुझे ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर लिखना है। अगर दोनों वेक्टर्स लिख लिए काम हो जाएगा। ये पॉइंट तो ओरिजिन है। अच्छा, बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ। ये है 10 मीटर, ठीक है, तो ये हो गया 10 cos 37, ये हो गया 10 cos 37। 10 cos 37 कितना होगा? 10 into 4/5, ये हो गया 8 मीटर। और ये कितना हो गया? 10 sin 37, 10 sin 37 is 6 meters। फाइन, अब ये 6 मीटर है, ये 6 मीटर है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं। x एक्सिस में 8, y एक्सिस में हम नहीं चले हैं, और z एक्सिस में कितना चलिए? z एक्सिस में आपको चलना पड़ गया 6 मीटर, z एक्सिस में चलना पड़ गया है आपको 6 मीटर, तो यहाँ पर 6 लिख दिया। इसी तरीके से d पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकता हूँ। d पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x में कुछ नहीं चले, y में चल गए 10, क्योंकि ये दूरी कितनी है? 10 मीटर की है, और z में चले कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब अगर मैं एरिया वेक्टर लिखना चाहूँ, तो एरिया वेक्टर कैसे लिखूंगा? एरिया वेक्टर, उसके लिए AB और AD लिखना पड़ेगा, तो AB वेक्टर कैसे लिखूंगा? फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, 8i कैप प्लस 6k कैप। और इसी तरीके से AD कोऑर्डिनेट्स, AD के भी लिखना पड़ेगा वेक्टर, कैसे लिखूंगा? फाइनल माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, ये हो जाएंगे 10j कैप। अब बस आपको अगर एरिया लिखना है, तो आप एरिया कैसे निकालिएगा? आप निकालिएगा AB क्रॉस AD से। AB क्रॉस AD कर देता हूं, 8i कैप प्लस 6k कैप क्रॉस 10j कैप। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एरिया वेक्टर मिल जाएगा। अब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर आपने इसको AB लिया, हम इसको AB ले लें क्या, और इसको AD लेने क्या? हाँ, बिल्कुल आप ले सकते हैं, क्योंकि ये कैसा है? ओपन सरफेस है। तो एरिया वेक्टर एक्चुअली ऐसे पॉइंट कर रहा होगा। देखिए, इसको मैंने कुछ ऐसे बनाया है, यहाँ से कुछ एंगल बनाते हुए, ठीक। तो एरिया वेक्टर ऐसा भी पॉइंट कर सकता है, और एरिया वेक्टर ऐसा भी पॉइंट कर सकता है, बट इन आइदर केस इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और क्योंकि ये ओपन सरफेस की बात हो रही है, किस टाइप के सरफेस की बात हो रही है? ओपन सरफेस, तो एरिया वेक्टर यहां भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, दोनों जगह लिबर्टी है आपके पास। क्लोज्ड सरफेस में आप बंद जाते हैं कि एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करे, ठीक है, इतना नोट कीजिए। अब क्योंकि आप एरिया एलिमेंट का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, ठीक है, एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, एरिया वेक्टर लिखना अब आपको आ जाएगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। ओपन सरफेस के लिए इन आइदर डायरेक्शन, कभी आपके पास केवल कोऑर्डिनेट्स हो, उससे भी आप एरिया वेक्टर लिख सकते हैं। दूसरी बात, क्लोज सरफेसेस के लिए इट विल ऑलवेज पॉइंट इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कांसेप्ट समझते हैं। देखिए, बहुत आसान कांसेप्ट है, बिल्कुल आसान। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप एक तरीके से ऐसा मानिए, फ्लो ऑफ एनर्जी को हम विजुअलाइज करना चाह रहे हैं।
अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पहले उसे विजुअलाइज किया फील्ड लाइंस की फॉर्म में। अब कोई भी एक सरफेस है, कोई भी एक सरफेस है, और मैं कह दे रहा हूं कि उसे रखा गया एक ऐसी जगह पे जहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस मौजूद है। यहां मैंने ड्रॉ कर दी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, यहां पर हमारे पास है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। तो अब अगर मैं एक गिवन एरिया आपको दिखाऊं, मान लीजिए यही आपका एक गिवन एरिया है, ठीक, ये कोई एक एरिया एलिमेंट है। अगर मेरा एरिया एलिमेंट इस तरह से पड़ा हुआ है, ठीक है, एरिया एलिमेंट इस तरीके से, मतलब आप मान लीजिए सारी फील्ड लाइंस जो है वो इस तरफ से एंटर कर रही है और यूं जा रही है, ठीक है, मतलब ऐसा मान लीजिए इस पूरे सरफेस, मतलब इस पूरी जगह पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में पॉइंट करती हुई है, ठीक है। अगर मैंने ये सरफेस यहां पर रख दिया, इस फील्ड लाइन के रीजन में रख दिया, तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कुछ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं वो इस सरफेस को कट करती हुई जा रही होंगी। मान लीजिए मैं थोड़ी और डेंस कर देता हूं फील्ड लाइंस, ठीक है, जिससे और अच्छा मजा आएगा कि क्या कर रहे हैं, हम देख पाएंगे इसे। सपोज इस तरीके से फील्ड लाइंस है, ठीक है, आपने अपने एरिया एलिमेंट को यहां रख दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, बहुत सारी फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही होंगी। क्या एरिया अगर बड़ा हो, अगर ये जो एरिया है इसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो, इसकी जगह मैं बड़ा शीट ले लूं, बड़ी शीट ले लूं, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस इसमें से क्रॉस हो रही होंगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ई है, अगर इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा हो, तो मैं ऐसा ही कहूंगा ना कि इस शीट में जो फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो तो ज्यादा है ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ज्यादा फ्लो हो रही होगी, ठीक। क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ध्यान से समझिए कि इस एलिमेंट से, इस एरिया एलिमेंट से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है वो हमें क्या डिनोट कर रही है, वो एक तरीके से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो बताती है, ठीक है। जितना ज्यादा बड़ा एलिमेंट होगा, मतलब इसका एरिया जितना ज्यादा होगा, क्या उतना ही ज्यादा एनर्जी फ्लो कर रही होगी इस शीट में से, यस। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा पावरफुल होगी, क्या एनर्जी उतनी ज्यादा इसमें से फ्लो होगी, हाँ बिल्कुल सही बात। एक तीसरा फैक्टर और है जो इन सब को डिटरमिन कर रहा है, वो क्या डिटरमिन कर रहा है, देखिए, पहले तो मेरी शीट कुछ ऐसे पड़ी हुई थी, ठीक है, सपोज ये जो शीट का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है ना, मैं मान रहा हूं कि इस जगह पे रखा है, ठीक है, ये रहा इस तरीके से, सो दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8, चलो मान लीजिए 8 फील्ड लाइंस जो है वो इस शीट को क्रॉस करके जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए कि मैंने इसे टिल्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, पहले तो एक्चुअली में ये ऐसे पड़ा हुआ था, 8 फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही थी। अब मैंने क्या किया, इसे टिल्ट करना स्टार्ट कर दिया, टिल्ट करते 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 मैंने इसको कुछ एंगल पे सेट कर दिया है, मतलब एंगल पे सेट करके ये शीट कुछ ऐसे बन जाएगी, देखिए अब ये शीट कुछ ऐसी सी हो गई, ठीक है। तो अब इसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, 1 2 3 4 5 6, केवल 6 फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। मैंने और ज्यादा इस शीट को टिल्ट कर दिया, मान लीजिए यहां तक ले आया, इस तरीके से मैंने टिल्ट कर दिया, तो अब कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, 3 ही फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। आगे देखिए, मैं इसे और ऐसे करता गया, अगर मैंने शीट को ऐसा ही कर दिया, अगर शीट को फील्ड लाइंस के पैरेलल ही कर दिया, तो क्या कोई फील्ड लाइंस इस सरफेस को कट करती हुई जा रही, क्रॉस करती हुई जा रही, नहीं जा रही है, वो तो सरफेस के पैरेलल ही स्लाइड करके निकल जा रही है, ठीक है। तो उस केस में क्या इस सरफेस एरिया के अंदर से इसे भेदते हुए, इसे कट करते हुए कोई फील्ड लाइंस जा पा रही है, नहीं जा पा रही है, और फील्ड लाइंस नहीं जा रही है, तो इसमें से अगर मैं पूछूं कि एनर्जी का फ्लो कितना है, आप कह देंगे वो 0 है। तो इसका मतलब है द ओरिएंटेशन मैटर्स, ठीक है, आपके सरफेस एरिया का ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या इंपॉर्टेंट है, ओरिएंटेशन मतलब है इन दोनों के बीच का एंगल, और क्योंकि एंगल है तो इसीलिए मुझे क्या करना था, मुझे इस एलिमेंट के साथ, इस सरफेस के साथ एक वेक्टर एसोसिएट करना था, इसलिए एरिया वेक्टर पढ़ाया गया, ठीक है। अब समझिएगा, अब मैं एंगल के साथ इसको विजुअलाइज करवाता हूं आपको। मान लीजिए ये आपका एलिमेंट था, ठीक है, तो एरिया वेक्टर जो है वो इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो इसके साथ जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, याद रहे, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ये वाला सरफेस है,
सरफेस को आपने इंक्लाइन कर दिया है ना, सरफेस को जैसे आप इंक्लाइन कर देंगे इस तरीके से, तो एरिया वेक्टर अब ऐसे पॉइंट कर रहा होगा, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, तो इसके साथ एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, अगेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा, अगर यहां पर आ जाऊं तो इस एलिमेंट के साथ एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में एसोसिएटेड होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मैं इस वाले पे एलिमेंट ले लूं तो एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इन सारे केसेस में आप क्या समझ पा रहे हैं, देखिए जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये दोनों सेम है, जब E और A पैरेलल थे, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल थे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो या मैं कह सकता हूं एनर्जी का फ्लो मैक्सिमम था, ठीक है। अच्छा, यहां पर आ गई दूसरे वाले में, दूसरे वाले में क्या था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एरिया एलिमेंट क्या कर रहा है, कुछ एंगल बना दे रहा है, तो अब उतनी फील्ड लाइंस पास नहीं हुई, एनर्जी का फ्लो थोड़ा कम हो गया। पहले तो 8 फील्ड लाइंस पास हो रही थी, अब 6 ही पास हो रही है। यहाँ पर 8 फील्ड लाइंस थी, यहाँ 6 थी, यहाँ तो केवल 3 हो गई, और यहाँ पर तो एक भी फील्ड लाइन फ्लो नहीं कर रही, ठीक है। अब क्या हुआ, एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो और ज्यादा बढ़ा, और यहाँ पर आते आते तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना हो गया, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल ये रहा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, 90 हो गया, तो उस केस में इलेक्ट्रिक एनर्जी का फ्लो ही जीरो हो गया। तो अब आप समझ पा रहे होंगे एरिया वेक्टर की यूटिलिटी क्यों थी, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया वेक्टर के बीच की डायरेक्शन का मतलब जो एंगल है उसका बहुत काम था, समझिए। यहां पर मैं कह सकता हूं कि एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जब शीट ऐसे पड़ी हुई है, एरिया वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के तो पैरेलल है, लेकिन सरफेस जो रखा हुआ है ना, जो प्लेन है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। बहुत दिक्कत वाली बात हो गई होगी, क्यों हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है और एरिया एलिमेंट कहां है, वाईजेड प्लेन में है, तो एरिया एलिमेंट वाईजेड प्लेन में, मतलब जो एरिया है वो खुद तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन इसके साथ जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। इसी तरीके से यहाँ इस एक्सट्रीम केस में आ जाओ, यहाँ पर शीट ऐसे हो गई है सच दैट एरिया वेक्टर यूं पॉइंट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और शीट और द प्लेन ऑफ द शीट आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी की डायरेक्शन में ही तो ये प्लेन रखा हुआ है, लेकिन जो एरिया वेक्टर एसोसिएटेड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब यार अब मैं आ जाता हूं अपनी बेसिक डेफिनेशन पे। अब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सीधा सीधा सा यही मतलब है कि जब हमारा एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के ही पैरेलल हो जाए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो जाए, तब मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास होंगी उस गिवन सरफेस से, और हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मैक्सिमम है, ठीक। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्रीज हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम है, जीरो हो गया। सो एक्चुअली स्पीकिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है, it is a measure of electrical energy flowing through a given surface. It is a measure of, it is a count of electric field lines that cross normally a given area, ठीक है, that cross normally a given area। फिर से दोहराऊंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इट इज अ काउंट ऑफ कि कितनी ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही है। अगर एक गिवन सरफेस से ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी तो फ्लक्स ज्यादा होता है, अगर फील्ड लाइंस कम पास हो रही होती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस से कम होता है। तो देखिए अब दो तीन ऑब्जर्वेशन लिए गए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से, ठीक है, ये इसका सिंबल है, फाई ई से रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इसी तरीके से आगे जब हम मैग्नेटिज्म पे आएंगे तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ते हैं और फिर वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है तो वो भी किसी सरफेस को क्रॉस करती हुई दिखेंगी, तो आप क्या कहेंगे, वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। लेकिन अभी यहाँ पर हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की चर्चा कर रहे हैं। अब याद रहे ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात है, अगर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी मतलब फील्ड लाइंस क्राउडेड होंगी, फील्ड लाइंस क्राउडेड होंगी, ज्यादा पास होंगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा, ठीक। अगर फ्लक्स, दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर,
वही बात बताई मैंने कि जितना ज्यादा बड़ा एरिया एलिमेंट होगा, फ्लक्स जो है वो उतना ही ज्यादा होगा। एंड दिस फ्लक्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू कॉस ऑफ थीटा। अभी कॉस ऑफ थीटा क्या है, ध्यान से समझ। कॉस थीटा कैसे बोल दिया मैंने? वही बात है, देख एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए था तुझे सच दैट जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री हो, यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जब 0 डिग्री है तब फ्लक्स मैक्सिमम है, जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया तब फ्लक्स 0 है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपको मैक्सिमम दे जब एंगल 0 डिग्री हो और मिनिमम दे जब एंगल 90 डिग्री हो, कोसाइन फंक्शन cos थीटा। ठीक है, इनफैक्ट ये प्रोजेक्टेड एरिया भी देगा आपको। ठीक है, सपोज वो वाला एरिया हमें चाहिए होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। देख जैसे मैंने आपको बताया, लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और हमारा सरफेस जो है वो कुछ ऐसा हो गया, तो एरिया वेक्टर तो इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा ना, सच दैट इन दोनों के बीच में जो है वो कुछ एंगल थीटा बन रहा हो। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो ये थीटा हो गया, ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये वापस थीटा हो गया। तो एक्चुअली मुझे क्या चाहिए होता है, ये हो गया एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट का कॉस कंपोनेंट चाहिए, एरिया एलिमेंट का कॉस कंपोनेंट चाहिए, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नॉर्मली क्रॉस कर रहा हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली किस एरिया को क्रॉस कर रही है, नॉर्मली परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो ये इन सारे फैक्टर्स को जब मैं मिलाता हूं तो फ्लक्स को ऐसे लिखा जाता है ई ए कॉस थीटा, और अदरवाइज स्पीकिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा ई डॉट ए। ठीक है, वो होगा ई डॉट ए। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखा गया। मैथमेटिकली इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया एलिमेंट, ये एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट माना गया। ठीक है, तो लिख लीजिएगा आप डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दे रहा हूं। इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ काउंट ऑफ, it is a measure of the number of electric field lines that cross normally a given area. Okay, दूसरा मैथमेटिकली कैसे इसे डिफाइन किया गया, मैथमेटिकली it is defined as the dot product of electric field intensity and the associated area vector. ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है, हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म सी हो, हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी नहीं मिलेगी और एरिया एलिमेंट के साथ हर पॉइंट पे एंगल भी एक जैसा नहीं बन रहा होगा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज था, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी सी होंगी, ठीक है ना, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करती हुई। तो अब अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक इरेगुलर सा सरफेस आपको बना के दे दूं, मान लीजिए ये कुछ इरेगुलर सा सरफेस है, ठीक है, तो जब ये सरफेस है तो हर एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर सकता, ये कर्व्ड सरफेस है ना, कैसा भी रैंडमली। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लूंगा, इस छोटे से एलिमेंट का छोटा सा एरिया लिखूंगा डीए, और लेट अस से डीए इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। हो सकता है यहाँ का जो एरिया एलिमेंट है छोटा सा डीए वेक्टर वो यहाँ पर पॉइंट कर रहा हो। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ एंगल, एंगल भी तो अलग अलग ही होंगे। ठीक है, तो हर एरिया एलिमेंट का कुछ अलग एंगल हो सकता है, तो हम यूजुअली छोटे से एलिमेंट के लिए छोटा सा फ्लक्स लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, छोटे से एलिमेंट के साथ जो छोटा सा फ्लक्स लिखेंगे वो लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई डॉट डीए, ई डॉट डीए लिख दीजिए, या फिर आप लिख दीजिए ई डीए कॉस थीटा। और अब अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है तो आपको दोनों साइड क्या कर देना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एक्चुअली स्पीकिंग जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीए कह दीजिए, या फिर इंटीग्रल ऑफ ई डीए कॉस थीटा कह दीजिए। इस तरीके से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब कई बार हमसे छोटी छोटी बातें और पूछ ली जाती हैं। अगर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप देखेंगे तो ये स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट है मतलब जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है वो कैसी है, स्केलर है। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाई ई, ये एक स्केलर क्वांटिटी है।
क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, अगर मैं इसका यूनिट निकालना चाहूं तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, फटाफट बोलिए। ऐसा यूनिट जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर, वेरी इजी। तो इट विल बी न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम तो किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और मीटर स्क्वायर एरिया का, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। साथ ही साथ अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले की चर्चा करूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, न्यूटन हो गया mlt-2, कूलम हो गया at, और मीटर स्क्वायर इज L2, so this becomes ml3 t-3 और a-1, okay, ml3 t-3 a-1। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नोट कर लीजिए, आगे की चर्चा फिर करते हैं। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, मान लेते हैं कि छोटा सा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, छोटे से एलिमेंट के साथ वो होता है E डॉट dA, सब लोग जानते हैं, और इसे मैं लिख सकता हूं E dA cos थीटा। ठीक है, अब इन जनरल क्या होता है कि हर एरिया एलिमेंट पे जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी मिल रही हो हमें, इसीलिए हमें इस तरीके से इंटीग्रल करना पड़ता है हर छोटे छोटे एलिमेंट को लेकर। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इलस्ट्रेशन बताया था कि अगर आपके पास एक क्लोज कर्व्ड सा इरेगुलर सा सरफेस है, तो पॉइंट चार्ज के कारण हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी अलग अलग होगी, तो एरिया एलिमेंट के साथ जो एंगल होगा वो भी वेरी कर जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, फ्लक्स जो है वो छोटे छोटे एलिमेंट्स पे ब्रेक करके छोटे एलिमेंट्स पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना पड़ता है, और फिर हम समेशन कर लेते हैं। कैसे समेशन करते हैं, इंटीग्रेशन से करते हैं। ठीक है, तो ये कांसेप्ट था। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिलता था इंटीग्रेशन ऑफ ई डीए कॉस थीटा से। लेकिन याद रहे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि हर जगह पे उसका मैग्नीट्यूड क्या है, एक जैसा ही है हर पॉइंट पे। मतलब जो सरफेस जिस पर हमसे फ्लक्स पूछा गया है, जिसके कारण आउटलेट ऑफ एनर्जी या इनलेट ऑफ एनर्जी पूछी गई है, तो वहां के लिए अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी है, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में से जो ये एक्सप्रेशन आया ना, E को आप बाहर निकाल सकते हैं, और अंदर क्या रह जाएगा, dA cos थीटा। तो सिंपल सी बात है, रिमेंबर दिस कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अगर यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रल से बाहर ला सकते हैं इसे। ठीक है, अब छोटा मोटा से इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर देता हूं मैं इसी के ऊपर, देखिएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसे धीरे धीरे बिल्डअप करूंगा, कोई जल्दी नहीं है, चाहे एक लेक्चर ज्यादा लग जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, लेकिन इसे हम तरीके से धीरे धीरे करेंगे, समझ समझ के। चलिए, मान लेता हूं कि मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कुलर सरफेस है, और इसका कुछ रेडियस है r। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है, सच दैट यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, वो कितना है, 45 डिग्रीज है। मैंने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द फ्लक्स, व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद सर्कुलर सरफेस। चलिए बताइए, स्क्रीन पॉज करके आप एक बार ट्राई कीजिए। देखिए, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं देखूं कि इसके साथ एरिया वेक्टर कहां एसोसिएटेड है, देखिए इसके साथ एरिया वेक्टर जो एसोसिएटेड होगा वो कहां होगा, क्रॉस में होगा, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और जो एरिया वेक्टर है वो ये या तो डॉट में होगा या क्रॉस में होगा। इन आइदर केस एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कितना हो गया, 90 डिग्रीज हो गया, और जब एंगल 90 डिग्री हो गया तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, E into A cos 90 डिग्री, cos 90 0, तो फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखो, यहाँ पर यूनिफॉर्म फील्ड दी थी ना, इसलिए मैंने इंटीग्रेट नहीं किया, और एरिया भी मैं आराम से निकाल सकता हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि एलिमेंट जो है हमारे पास वो इरेगुलर सा है, तो एरिया भी नहीं पता, प्रॉपर रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। लेकिन सर्कल दिया हुआ हो, स्फीयर दिया हुआ हो, स्क्वायर दिया हुआ हो, क्यूब दिया हुआ हो, तो ये रेगुलर ज्योमेट्रीज होती हैं। सिलेंडर दिया हो तो उनका एरिया हमें पहले से ही पता होता है, तो फिर हम आराम से E की वैल्यू भी लिख सकते हैं, अगर ये यूनिफॉर्म है तो एरिया भी आराम से लिख सकते हैं, और हमें एंगल भी आसानी से पता हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। मान लेता हूं कि सपोज ये स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैंने कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, और स्क्वायर का जो साइड है वो A है, देखो अभी भी इस केस में क्या होगा, सेम चीज है कि एरिया वेक्टर कहां पॉइंट करेगा, या तो क्रॉस में या डॉट में पॉइंट करेगा, तो एंगल कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है,
एक और मान लेता हूं, मान लीजिए कि मैंने एक और आपको सरफेस दे दिया, स्क्वायर सरफेस दे दिया, दिस इज ए, दिस इज साइड आल्सो ए, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, और आपको दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना उसका मैग्नीट्यूड है E नॉट आई कैप प्लस 2 E नॉट जे कैप प्लस 3 E नॉट के कैप, और मैंने आपसे पूछ लिया फाइंड आउट द फ्लक्स, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ कंपोनेंट x में है, कुछ कंपोनेंट y में है और कुछ कंपोनेंट z में है, ठीक है, तीनों कंपोनेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के, लेकिन कौन सा वाला काम आएगा, देखो एरिया वेक्टर लिखना पड़ेगा, चलो एरिया वेक्टर बता दो, एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन आप k कैप ले सकते हैं, ठीक है, मैं k कैप ही ले ले रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया E डॉट A, कैसे निकालोगे आप, E डॉट A करके डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, देखिए k डॉट I 0 हो जाएगा, k डॉट J भी 0 हो जाएगा, k डॉट K 1 हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 3 E नॉट A स्क्वायर, ठीक है, कोई डायरेक्शन यहाँ पर कुछ I कैप J कैप मत लिख देना, ये स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया एलिमेंट के ही पैरेलल होगी, एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन में ही होगी, उसी के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसी के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, मान लीजिए क्यूब है जिसका साइड ए गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो E नॉट आई कैप दे रखी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आई कैप में एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रही है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ ऐसी सी दे रखी है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि हर एक फेस से फ्लक्स निकाल लीजिए, ठीक है, फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू ईच फेस, आपको फ्लक्स निकालना है थ्रू ईच फेस। तो इसके लिए देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं हर एक सरफेस को लूंगा, हर एक सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट करके वहां के लिए फ्लक्स निकाल लिया जाएगा, ठीक है। पहला सरफेस जो मैं मान रहा हूं वो ये वाला है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, दिस इज सरफेस नंबर 1, दिस इज सरफेस नंबर 2, दिस इज सरफेस नंबर 3 एंड दिस इज सरफेस नंबर 4, और इसी तरीके से बाहर की साइड मतलब क्यूब में ये वाला जो साइड है वो 5th फेस ले लिया और पीछे वाला जो साइड है वो 6th फेस ले लिया, ठीक है। अब हर एक के साथ एरिया वेक्टर एसोसिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए। देखिए पहला वाला जो सरफेस है, पहला वाला, याद रखेंगे कि क्लोज्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है, तो यहाँ पर अगर इस फेस की बात करूं तो एरिया वेक्टर जो है इस पर्टिकुलर वाले का जो एरिया वेक्टर है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर पीछे की डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो अगर मैं फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस निकालना चाहूं तो क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कॉमन कांस्टेंट है E नॉट, एरिया वेक्टर हो गया a स्क्वायर और पॉइंट कहां कर रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, तो क्या लिख दूंगा cos 180 डिग्री व्हिच इज इक्वल्स टू माइनस E नॉट a स्क्वायर। इसी तरीके से फ्लक्स थ्रू द सेकंड फेस निकालना हो तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो E नॉट into a स्क्वायर और cos 0 डिग्री बिकॉज़ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो ये हो गया E नॉट into a स्क्वायर। सिमिलरली अब देखिए फ्लक्स थ्रू द थर्ड फेस, थर्ड सरफेस से फ्लक्स देखिए, एरिया वेक्टर जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, cos 90 0 हो जाएगा, इसका मतलब है फ्लक्स थ्रू द थर्ड सरफेस है 0 क्योंकि फील्ड लाइन जो है वो इस सरफेस को कट नहीं कर रही है, उसी के पैरेलल चली जा रही है। इसी तरीके से फोर्थ सरफेस को देखिए, जैसे आप फोर्थ सरफेस को देखेंगे तो एरिया वेक्टर जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसी तरीके से फ्लक्स थ्रू द फोर्थ सरफेस इज 0। फिफ्थ सरफेस देखिए जो कि ये बाहर वाला सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ठीक है, और एरिया वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है such that दोनों के बीच का एंगल अगेन कितना हो गया 90 डिग्रीज, तो फ्लक्स थ्रू द फिफ्थ फेस इज आल्सो 0। इसी तरीके से सिक्स्थ फेस जो पीछे है, ठीक है, पीछे की तरफ है, मतलब ये वाला फेस मान लेता हूं, एरिया वेक्टर ऐसे पीछे की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, दोनों के बीच का एंगल अभी भी 90 डिग्रीज है, तो फ्लक्स थ्रू द सिक्स्थ फेस इज आल्सो 0। रिमेंबर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्रीज है तो फ्लक्स 0 हो गया। तो आप देख सकते हैं अपन ने ऑल द सिक्स फेसेस से अपन ने फ्लक्स निकाल लिया है। इनफैक्ट अगर मैं पूछ लूं कि व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब,
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल फ्लक्स कितना है क्यूब में से, तो क्या जवाब देंगे? फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। रिमेंबर, फ्लक्स वेक्टर नहीं है, उसकी डायरेक्शन नहीं है, और अगर स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली अलजेब्रिक एडिशन कर सकते हैं। तो आप कैसे निकालेंगे फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस? सारे फ्लक्सेस को आप प्लस कर देंगे, 4, 5 और 6। तो इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो देखिए ये वाले तो चारों जीरो हैं, ये हो गया माइनस ई नॉट ए स्क्वायर, ये हो गया प्लस ई नॉट ए स्क्वायर, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाता है? जीरो। सो द नेट फ्लक्स थ्रू दिस ट्यूब बिकम्स जीरो। ऐसा ही मिलता जुलता एक और इलस्ट्रेशन देखेंगे और फिर एक रिजल्ट पे आएंगे अपन। मान लीजिए कि अपने पास एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर की जो एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है, उसे क्या दे रखा है? द सिलेंडर की जो एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। साथ ही साथ आपको कह दिया गया है कि इसका, इस सिलेंडर का जो रेडियस है, रेडियस r है और लेंथ जो है वो l है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस गिवन बाय E इक्वल्स टू E नॉट I कैप। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी यहां पर भी। अब मैंने आपसे पूछ लिया फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस। अब देखिए इसमें कितने सरफेसेस हैं, ध्यान से देखेंगे तो 3 सरफेसेस आपको पता चलेंगे। जैसे ये सिलेंडर है, इसी को मान लीजिए एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके 3 फेसेस होते हैं, एक ये फ्लैट सरफेस, एक ये वाला फ्लैट सरफेस, और एक ये इसका कर्व्ड सरफेस, ठीक है, 3 सरफेसेस हैं। तो हर एक सरफेस के लिए फ्लक्स लिख रहा हूं, ये वाला सरफेस नंबर 1, ये वाला सरफेस नंबर 2, और ये जो कर्व्ड सरफेस है उसे ले गया 3। फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है देखिए। अगर मैं यहाँ पर एरिया वेक्टर लिखना चाहूँ तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर एरिया वेक्टर लिखना चाहे तो आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। दिस इज एरिया वेक्टर A1 पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर A2 पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। और अगर मैं थर्ड सरफेस की बात करूं तो थर्ड सरफेस का कोई भी एलिमेंट जो होगा ना वो ऐसे एक्सिस के तो परपेंडिकुलर ही होगा। सिंपल सी बात है, आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए कर्व्ड सरफेस पे तो वो एक्सिस के कैसे होगा? परपेंडिकुलर जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैंने लेटर से यहाँ पर एक ऐसा सा एलिमेंट उठाया है तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे पॉइंट करेगा। हर जगह पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देख लेता हूँ। चलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पर भी अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पर भी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस ही दे रखी है हमें। फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट सरफेस देखिए यहाँ पर लिखना चाहिए E into A1, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा माइनस E नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से फ्लक्स थ्रू द सेकेंड सरफेस, फ्लैट सरफेस जो है वो E और A सेम डायरेक्शन में, और अगर E और A सेम डायरेक्शन में होंगे तो cos 0 हो जाएगा, E into A1 सॉरी A2 cos 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E नॉट, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया पॉजिटिव में। और इसी तरीके से फ्लक्स थ्रू द थर्ड फेस अगर मैं लिखना चाहूं तो कुछ नहीं है, E into A3 करना पड़ेगा, और एंगल कितना है? 90 डिग्रीज। तो ये तो फ्लक्स 0 हो गया, ठीक है। कर्व सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं जा रहा है क्योंकि इनफैक्ट फील्ड लाइंस जो है उस सरफेस के पैरेलल ही जा रही है, ठीक। तो अगर मैं नेट फ्लक्स लिखना चाहूं, अगर नेट टोटल फ्लक्स लिखना चाहूं तो तीनों को ऐड करना पड़ जाएगा। phi1 plus phi2 plus phi3 करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये तो वैसे ही 0 है, तो नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर बिकम्स 0। तो यहां से एक कंक्लूजन डिराइव कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है और आप लोग इसे याद रखेंगे। द फ्लक्स ऑफ एनी कांस्टेंट वेक्टर, the flux of any constant vector through any closed surface is 0, ठीक है। नोट कीजिएगा, the flux of any constant vector through any closed surface, through any closed surface is 0। देखिए इसका मतलब आप समझिए, यहां पर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट थी, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी, दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी, दोनों सरफेसेस जो थे वो क्लोज्ड थे। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कांस्टेंट वेक्टर था, तो उसके कारण जो नेट फ्लक्स होता है ना क्लोज्ड सरफेस से जाने वाला, वो हमेशा 0 होता है। इसका मतलब क्या है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पता चलेगा कि इन चारों फेसेस के लिए तो चलो 0 ही था। ये था इनकमिंग फ्लक्स phi1। इनकमिंग फ्लक्स का मतलब है अगर फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, ठीक है, तो एनर्जी का इनफ्लो हो रहा है।
तो अगर एनर्जी इनफ्लो हो रही है हम उसे कहते हैं इनकमिंग फ्लक्स, और अगर यहाँ से एनर्जी बाहर जा रही है फील्ड लाइंस की फॉर्म में तो उसे हम कहेंगे आउटगोइंग फ्लक्स। तो इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे। सेम चीज यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही थी, इनकमिंग फ्लक्स था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस छोड़ के बाहर जा रही थी, आउटगोइंग फ्लक्स था। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे थे अपोजिट डायरेक्शन, मतलब प्लस था एक माइनस था, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे। तो याद ये रखेंगे आप कि हो क्या रहा था कि जब एक कांस्टेंट वेक्टर होता है ना, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, जैसे ये सिलेंडर था, अंदर में एडिशनल कोई चार्ज नहीं है, इस क्यूब के अंदर भी कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, तो जितना इनकमिंग फ्लक्स होगा उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। याद रहे, यहीं से हम कन्वेंशन भी डिफाइन कर देते हैं कि हमारा फ्लक्स अगर इनकमिंग है तो इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव लिया जाता है और आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करेंगे आप इसे। इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव एंड आउटगोइंग फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर हमारे इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई दूसरा एक्स्ट्रा चार्ज एनक्लोज नहीं है तो जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी फील्ड लाइंस बाहर जा रही है। देखो यहाँ पर जैसे देख लो, इस क्यूब में अगर मैं देखूं तो 3 फील्ड लाइंस अंदर एंटर करती हैं और 3 ही फील्ड लाइंस बाहर चली जाती हैं। ठीक है, तो अगर जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स है तो नेट फ्लक्स जीरो हो गया। इसलिए कहा कांस्टेंट वेक्टर की बात कर रहा हूं। और बार-बार एक बात और रिपीट कर रहा हूं कि अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। सोच के देखो, अगर यहाँ पर कोई और चार्ज हुआ तो क्या होगा, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फील्ड लाइंस निकलने लग जाएंगी इस क्यूब में से और फिर ये चीज अलग हो जाएगी, ये कुछ अलग बात हो जाएगी। तो हम केवल कांस्टेंट वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो क्लोज सरफेस से कांस्टेंट वेक्टर का फ्लक्स हमेशा जीरो होगा, नोट कीजिएगा। सिमिलर आर्गुमेंट्स पे मैं आपको एक दो और सवाल करा देता हूं जिससे थोड़ा और कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, यहां से फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रख दिया इस स्फीयर को, क्लोज सरफेस को रख दिया। अब अगर मैं पूछ लूं कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू इट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेट फ्लक्स कितना है, तो सिंपल सी बात है, आप कह देंगे सर जितना इनकमिंग फ्लक्स है, जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर भी जा रही है, तो नेट फ्लक्स थ्रू दिस शुड बी जीरो, क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल्स टू आउटगोइंग फ्लक्स। इनकमिंग फ्लक्स को हम नेगेटिव लेते हैं और आउटगोइंग फ्लक्स को हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर यहाँ पर मैंने ऐसा पूछ लिया होता कि बताइए इनकमिंग फ्लक्स कितना है, कितना फ्लक्स इनकमिंग है या एंटर कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर वाला एरिया ले लेते हैं, ठीक है, जिसे हम प्रोजेक्टेड एरिया भी कहते हैं। तो अगर मैंने पूछ लिया होता कि व्हाट इज द इनकमिंग फ्लक्स, तो एक्चुअली आप इनकमिंग फ्लक्स ऐसे लिखते, देखिए अब अगर मैं इसका प्रोजेक्टेड एरिया बनाऊं तो कुछ ऐसा सा बनेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर वाला एरिया। ठीक है, तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही हैं, ठीक है, फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही है और उसके परपेंडिकुलर जो एरिया है, आप बीच में से ऐसे कट करके देखिए, जैसे आप इसको बीच में से ऐसे कट करके देखेंगे तो ये आपका प्रोजेक्टेड एरिया बन जाएगा। तो अगर मैंने कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और इसका रेडियस आर है, तो इनकमिंग या एंटरिंग फ्लक्स हो जाएगा ई नॉट मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्टेड एरिया। ऑलवेज रिमेंबर, आप क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया से। कोई भी 2 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करेगा जो कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, वो चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, केवल प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला एरिया। ये मैं कल मतलब मैं पिछले लेक्चर में भी या इसी लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला एरिया चाहिए होता है। तो ई नॉट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स है इसलिए नेगेटिव वर्ड लगा दोगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं पूछ लेता कि आउटगोइंग फ्लक्स कितना है, बाहर कितना जा रहा है, बाहर भी इतना ही जा रहा है, क्योंकि जितना एंटर कर रहा है उतना ही तो बाहर जा रहा है। या फिर आप देख सकते हो प्रोजेक्टेड एरिया तो सेम ही है, इसी प्रोजेक्टेड एरिया से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो ई नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये कैसा, पॉजिटिव में। तो इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव, दोनों का सम करेंगे तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कांसेप्ट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही मिले। चलो भाई, एक मैंने कह दिया हेमिस्फीयर है, ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन देखो और कैसे यूज होता है। मान लिया एक हेमिस्फीयर है और इसे रख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई,
और हेमिस्फेयर की बात कर रहा हूँ, इसकी हेमिस्फेयर की, और इसका जो रेडियस है वो r है। अगर मैं पूछ लूं व्हाट इज द इनकमिंग फ्लक्स, वही बात हो जाएगी, इनकमिंग फ्लक्स के लिए वही प्रोजेक्टेड एरिया देखना है, प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, तो आप क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो जाएगा नेगेटिव में क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स की बात हो रही है, और जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही तो लीव भी कर रहा है, तो आउटगोइंग फ्लक्स भी कितना रहेगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ई सच दैट द नेट फ्लक्स इज अगेन जीरो। देयर कैन बी इरेगुलर एरिया, जैसे मान लीजिए कि एक मैंने सरफेस ऐसे बना दिया और ये कुछ भी ऐसा सा सरफेस है, ठीक है, और फिर मैंने आपसे पूछ लिया कि बताइए व्हाट इज द आउटगोइंग फ्लक्स, बता दीजिए कि कितना फ्लक्स जो है वो आउटगोइंग है। अब आउटगोइंग फ्लक्स कैसे देखोगे, वही बात हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस तरीके से थी, ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसका रेडियस अगेन r है, प्रोजेक्टेड एरिया देख लो, इनकमिंग फ्लक्स कितना हो जाएगा, इनकमिंग फ्लक्स वैसे ही लिखेंगे अपन माइनस का पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि एरिया वेक्टर इसके लिए यहां पॉइंट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव आ गया, ठीक है। नेट फ्लक्स तो इसमें से जीरो है क्योंकि इसमें कोई एडिशनल चार्ज था नहीं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात हो रही है, तो नेट फ्लक्स जीरो होना चाहिए, और नेट फ्लक्स क्या होता है इनकमिंग फ्लक्स प्लस आउटगोइंग फ्लक्स, तो आउटगोइंग फ्लक्स कितना हो जाएगा, आउटगोइंग फ्लक्स विल बी प्लस का पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ई, वेरी इजी भाई, सिंपल सी बात है ना, प्रोजेक्टेड एरिया ही तो लेना था, तो आपको ये मेन छोटे छोटे जो इलस्ट्रेशंस है ये समझ में आने चाहिए कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे गॉस लॉ को। इसी के साथ एक और एग्जांपल, मान लीजिए कि मैंने पूछ लिया इसी प्रोजेक्टेड एरिया के ऊपर बेस्ड है कि मान लीजिए एक हेमिस्फीयर है इस तरीके का, अब हेमिस्फीयर को मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ऐसे जा रही हैं, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ठीक, रेडियस r है, अभी भी रेडियस जो है वो r दे रखा है, आपसे पूछा गया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ई नॉट आई कैप मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल, तो अब अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर, आपका आंसर जीरो है, सिंपल सी बात है, जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग है, लेकिन मैंने पूछ लिया व्हाट इज द फ्लक्स एंटरिंग द हेमिस्फीयर, कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है, तो एंटर करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला एरिया, तो परपेंडिकुलर वाला एरिया क्या होगा, आप इसे कट करेंगे ना बीच में से, तो जब आप इसको बीच में से कट करेंगे तो आपको इस टाइप का सरफेस मिल रहा होगा, ये होगा आपका प्रोजेक्टेड एरिया। अब इसका एरिया कितना होगा, सोचिए अगर ये कंप्लीट स्फीयर होता और आप कट करते तो एक सर्कल मिलता, ये एक्चुअली सेमी सर्कल है, ठीक है ना, ये सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2, आप इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्योंकि फ्लक्स एंटर कर रहा है माइनस लिख दीजिए, खत्म, दिस इज द एंटरिंग फ्लक्स। पूछ लेता आउटगोइंग फ्लक्स कितना है, इतना ही रहता, लेकिन पॉजिटिव में आ जाता, नेट फ्लक्स पूछता जीरो हो जाता, ठीक। अगर मैंने सोचिए मैंने इसी में ही और एडिशन किया और मान लीजिए कि ऐसा कोन होता है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक कोन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही पास हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास हो रही है, आपसे वही बात पूछ ली गई कि बताइए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ई नॉट आई कैप है तो बता दीजिए कि कितना फ्लक्स इसमें एंटर कर रहा है, नेट फ्लक्स तो अभी भी जीरो ही है, रेडियस r है, रेडियस r दे दिया और ये जो दूरी है वो दे दी 2r, ठीक, चलिए क्या करना पड़ेगा, इसे कट करेंगे, जब आप इसे कट करेंगे ना तो आपको एक इस तरीके का ट्रायंगल मिलेगा, जब आप इसे कट करेंगे, जैसे ही कट करोगे एक ट्रायंगल मिल जाएगा और ट्रायंगल जो है वो प्रोजेक्टेड एरिया होगा, ठीक है, सच दैट ये जो डिस्टेंस है वो तो हो गया 2r और ये डिस्टेंस भी कितना हो गया 2r गिवन है, हाइट 2r गिवन है और ये तो ट्वाइस ऑफ रेडियस होगा ही, तो 2r और 2r, अगर मैं पूछ लूं कि एरिया कितना होगा तो एरिया विल बी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो दिस बिकम्स 2r स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया। तो अगर मैंने पूछ लिया कि इनकमिंग फ्लक्स कितना है तो आप कह देंगे माइनस ई नॉट इंटू 2r स्क्वायर, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनकमिंग और आउटगोइंग समझ पाएंगे, नोट कर लीजिए। चलिए द
The question says find out the flux through the flat and the curved surface of the hemisphere as shown if Q is placed at the center. यहाँ सेंटर पे क्या कर दिया आपने, Q चार्ज को प्लेस कर दिया है, रेडियस R है, आपसे पूछा है कि इस कर्व्ड सरफेस, ये वाला जो कर्व्ड सरफेस है और फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है। अगर हम इसे वापस से अच्छे से समझना चाहें तो पहले तो फील्ड लाइंस बना देता हूं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जाएंगी, बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस नहीं बना रहा हूं। अगर मैं बात करूं कि इस फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा होगा, सो द फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस, बताइए बहुत आसान है। अगर मैं एरिया वेक्टर लूंगा तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब नीचे पॉइंट कर रहा होगा इसका एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सरफेस के पैरेलल ही जा रही है, ठीक है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज 90 डिग्री। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई कट थोड़ी कर रही है इस सरफेस को, सरफेस के पैरेलल ही चली जा रही है। अगर मैं पूछ लूं व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, पहली बात तो यह है कि फील्ड लाइन सरफेस को छोड़ के बाहर जा रही हैं, तो इट इज आउटगोइंग फ्लक्स, इट इज आउटगोइंग फ्लक्स। अब देखिए, अब क्योंकि आउटगोइंग फ्लक्स है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो यहां देखिए हर पॉइंट पे देखिए, क्या मुझे पता है कि पॉइंट चार्ज से r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बिल्कुल हम जानते हैं kq/r²। तो यहाँ r दूरी पे भी kq/r² होगी, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये किस टाइप की फील्ड है, अगर इस सरफेस की बात करूं तो इस सरफेस, इस कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी है, कांस्टेंट है। तो अब अगर मैं एरिया वेक्टर भी देखूं ना, मान लो एक छोटा सा एलिमेंट उठा लिया, ठीक है, ये छोटा सा एरिया वेक्टर ले लिया dA। अगर इस छोटे से एरिया वेक्टर को देखूं और पूछ लूं डायरेक्शन क्या होगी, तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यही होगी, और क्योंकि हमने सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ किया है तो नॉर्मल विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर, नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करेगा। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ छोटा सा एलिमेंट dA उठा लिया होता तो वो भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और dA दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगेन dA शुड पास थ्रू द सेंटर। तो रिमेंबर, हर एलिमेंट पे अगर मैं सरफेस पे चला जाऊं तो हर एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक जैसी है। अगर दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है तो दोनों के बीच का एंगल भी 0 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए, छोटा सा फ्लक्स जो कि छोटे से सरफेस एरिया से रिलेटेड है, उसे मैं लिख सकता हूं E dA cos थीटा। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r दूरी पे, डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, kq/r² होती है। छोटा सा एरिया dA है और इलेक्ट्रिक फील्ड और dA के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और dA के बीच का एंगल 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री। ये हो गया d phi e। अगर टोटल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। तो फ्लक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो kq/r² यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है, cos 0 1 हो गया, केवल और केवल इंटीग्रेशन किसका बचा, dA। dA क्या है, सारे एलिमेंट्स का सम, और वो एलिमेंट्स कौन से, कर्व्ड सरफेस एरिया पे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। तो उन सरफेस एरिया पे, मतलब उस कर्व्ड सरफेस पे अगर सारे एलिमेंट्स का सम करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा, किसका, हेमिस्फीयर का। सो व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, इट इज इक्वल्स टू 2 pi r²। कुछ नहीं, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा kq/r² into 2 pi r²। देखो r² से r² कैंसिल हो गया, k को लिख सकता हूं 1/4 pi epsilon naught into q into 2 pi। देखो पाई से पाई भी गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा q/2 epsilon naught। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, q/2 epsilon naught। दिस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसा, अच्छा, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन में आपसे और भी, जो कर्व्ड सरफेस से इतना फ्लक्स जाएगा, दिस इज द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। फ्लैट सरफेस से तो 0 था, अगर मैं पूछूं नेट फ्लक्स कितना होगा, यही चीज नेट फ्लक्स को भी रिप्रेजेंट करेगी। अगर मैं कह दूं यही चीज कीजिए एक स्फीयर के लिए, स्फीयर के सेंटर पे अब आपने चार्ज q रख दिया है, क्या रख दिया है, चार्ज q, रेडियस अभी भी r है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूंगा तो इस तरीके से जाएंगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी तो सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी kq/r²। छोटा सा अगर मैं एलिमेंट उठा लूंगा
मान लीजिए ये डीए एलिमेंट है तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में ही पॉइंट कर रहा होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो छोटा सा फ्लक्स जो इस सरफेस से पास कर रहा होगा पूरे स्फीयर से, क्या लिखूंगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। और अगर टोटल निकालना है तो इंटीग्रेट कर दो, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म है ना, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी है, cos 0 हर जगह पे cos 0 ही रहेगा। और एरिया एलिमेंट्स का सम पूरे स्फीयर के लिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो स्फीयर का एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, के को रख देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इनफैक्ट जो फ्लक्स आ जाएगा वो आ जाएगा q बाय एप्सिलॉन नॉट, जो फ्लक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस आपको आ जाने चाहिए, नोट कीजिए।